नमस्कार स्टूडेंट्स, इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुना में आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम यूनिट 5th और 6th को कवर करेंगे, जिसमें हम सिस्टम अप्रोच को पढ़ेंगे और हम डिपेंडेंसी थ्योरी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, सो दैट्स वाई हम इनको अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले है सिस्टम अप्रोच। देखिए, सिस्टम अप्रोच का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए बनाया जाता है। आप लोग ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही आती है। और जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, तब उस टाइम कोई सिस्टम वर्ल्ड में था ही नहीं इंटरनेशनल लेवल को और इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जब ये दोनों युद्ध हुए, हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उसके बाद हमें एक ज़रूरत महसूस हुई कि यार आगे से ऐसा कुछ ना हो, तो हमें कोई ना कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। उस सिस्टम के लिए हमने सबसे पहले एक सिस्टम के बारे में सोचा। तो बहुत सारे थिंकर्स थे जिसने अलग अलग चीज़ें सोची कि आप ग्रुप्स बना लो, आप अलग अलग हो जाओ, आप इंडिपेंडेंट कर लो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन ले आओ। तो उस हिसाब से हर एक थिंकर ने जो अपने अपने विचार दिए थे, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल और हमारे सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो उनमें हम बहुत सारे थिंकर्स के जो डिफरेंट डिफरेंट विचार थे इस व्यवस्था को लेकर, हम उसे पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शीत युद्ध के दौरान सिस्टम उपागम जो कि अप्रोच है राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पहचान बन गई। शीत युद्ध की अवधि में जटिलताएं आई, जैसे कि सामूहिक विनाश हुआ और की प्रौद्योगिका का उदय हुआ, साइबरनेटिक्स आए, कंप्यूटर नेट विज्ञान आया। मतलब इन सब क्षेत्रों में विकास होने लग गया। लेकिन क्या हुआ कि इन सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स थी ना, इन चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी ना, फिर भी उन सबको मैनेज करने के लिए ना, हमने सबसे पहले क्या शुरुआत किया था, सामान्य सिस्टम सिद्धांत, जर्नल सिस्टम, ठीक है, प्रिंसिपल। तो टाइम टू टाइम आगे जैसे जैसे लोगों ने इसको पढ़ा समझा, उसे अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तरीके से इसको चेंज करते गए। तो जो जर्नल सिस्टम, जो टेस्टिमोनियल ले लो आप इसको, चाहे प्रिंसिपल ले लो, ये जीएसपी भी होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने टी शर्ट गलती से लगा दिया। तो ये जो जीएसपी लेकर आए थे, जो सिस्टम लेकर आए थे, ये सामान्य सिद्धांत था। अभी तो जैसे कहना कोई भी शुरुआती सिद्धांत था, अभी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। लेकिन कुछ ही समय के बाद ये सिस्टम अप्रोच पूरे वर्ल्ड पे इस तरह से लागू हुई कि हर एक जो थिंकर था उसने अलग अलग तरीकों से इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन किया। तो देखो, सिस्टम अप्रोच का मेन मतलब यही होता है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे वर्ल्ड को चलाया जा सके। ऐसा नहीं कि हर कोई अपनी मन मर्जी से आए, मन मर्जी से जो चाहे करे, मन मर्जी से किसी पे अटैक करते, मन मर्जी से किसी को भी अपने अंडर में ले ले, मन मर्जी से कुछ भी करता रहे। एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोग आसानी से जी सके, आसानी से रह सके, आसानी से अपने आप को डेवलप कर सके। तो जब हम बात करते हैं सिस्टम अप्रोच की, तो संक्षेप में सिस्टम उपागम एक व्यवस्था के भीतर गतिशील और अन्य व्यवस्थाओं पर इसके प्रभाव को देखता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक सिस्टम उपागम का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय तत्वों के कार्य की जांच करके एक घटना को समझाने के लिए किया जाता है, बजाय इसके तत्वों में होने वाले घटनाक्रम का विश्लेषण करने के लिए। एक व्यवस्था को तत्वों के एक परस्पर समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो सुसंगत रूप से कुछ हासिल करने के लिए व्यवस्थित होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सभी जिन्हें तत्व का मतलब होता है वर्ल्ड की जो नेशन कंट्रीज हैं, उनको वो एज तत्व लेकर चलते हैं और उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, राष्ट्रों के बीच में कोऑर्डिनेशन कायम करते हैं और एक इस तरह का सिस्टम चलाते हैं जिससे कि लोग व्यवस्थित रूप से डेवलप कर सकें। ठीक है, व्यवस्थित जो सिद्धांत है या व्यवस्था उपागम है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, सामान्य सिस्टम सिद्धांत का बौद्धिक शिशु है। बौद्धिक शिशु का मतलब ये है कि सबसे पहले ये आप इसको बोल सकते हो, ये बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको इतनी समझ नहीं होती। लेकिन जब जैसे वो बड़ा हो जाता है तो उसे सब चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाती है। तो जो ये व्यवस्था सिद्धांत है ना, ये एक बड़ा बच्चा है। और सिस्टम जो है, ये जीएसटी है, ये एक छोटा बच्चा है जिसे हम शुरुआती के इन्फेंट एज बोल सकते हैं। तो दोबारा से पढ़ते हैं। व्यवस्था सिद्धांत उपागम सामान्य सिस्टम सिद्धांत का बौद्धिक शिशु है, जिसे ऑस्ट्रिया में जन्मे कनाडाई जीव विज्ञानी लुडविग वॉन बर्ट्राल लैम्फ्री ने पेश किया था। बर्टन लैम्फ्री के मैग्नम ओपस जनरल सिस्टम थ्योरी फाउंडेशन डेवलपमेंट एप्लीकेशन 1968 और सिस्टम सिद्धांत का प्रमाणिक पाठ है। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें, क्योंकि एग्जाम्स में इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके अनुसार अब देखो उन्होंने क्या बताया था कि
सिस्टम आपसी अंतरक्रिया में घटकों की एक जटिलता है और उन्हें सामान्य रूप से सिस्टम के एक मान्य सिद्धांतों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीएसटी को एक अनुशासन के रूप में सामने रखा जाता है। कहने का मतलब ये होता है, देखो एक स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल्स होता है, स्कूल में बच्चे होते हैं, स्टाफ होता है, सभी लोग क्या होता है एक रूल्स रेगुलेशन से काम करते हैं। ठीक है, तो वो व्यवस्था है ना। अब उस व्यवस्था को चलाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है और वो रूल्स रेगुलेशन जो होती हैं वो स्कूल्स पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो वो भी तो एक व्यवस्था है ना। यहाँ पर वो वर्ल्ड के साथ जोड़कर देख रहा है और मैं आपको इस एग्जाम्पल को आपके मतलब जो लोकल एग्जांपल्स होती हैं, लोकल हम जो देखते हैं अपने आसपास स्कूल्स में, कॉलेज में, घर में, या अगर हम अपने जिले में देखते हैं तो डीसी किस तरीके से व्यवस्था को बनाए रखता है, जिसे हम लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, उसके साथ कोट करके बता रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बार में ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, आप जब इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था सिद्धांत क्या था? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो सिद्धांत है ना, बहुत सारे सिद्धांत रन करते हैं। हर एक थिंकर ने अपने अलग तरीके से सिद्धांत को बताया है। कोई सिद्धांत किस तरीके का है, कोई सिद्धांत कैसा है, ठीक है? उसको समझने के लिए हमें हर थिंकर को उसकी सोच के हिसाब से ही समझना पड़ेगा। ये याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। हर थिंकर बहुत अलग तरीके की बात करते हैं क्योंकि जिस तरह की आइडियोलॉजी उसके आसपास रहती है, उसके विचार वैसे ही बनते हैं। तो हम आप मार्टिन कैप्लान की बात करते हैं। जो मार्टिन कैप्लान है, पहला बड़ा काम जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अनुशासन के लिए व्यवस्था उपागम प्रस्तुत किया। इसे पहले ने सिर्फ बात की थी, इस बंदे ने प्रस्तुत कर दिया, मतलब प्रेजेंट कर दिया कि अब लागू कर दो। वो थे मार्टिन ए कैप्लान का सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, इस चीज़ को आप बखूबी याद रखें। ईस्टर्न और अल्मोदा के विपरीत, जिसने काम मुख्य रूप से राष्ट्र राज्यों के भीतर राजनीतिक व्यवस्थाओं पर केंद्रित थे, दुनिया भर में अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ उसकी अंतर्क्रिया कप्लान का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर केंद्रित था। इससे पहले जिनकी बात की जा रही है ईस्टर्न और अल्माद, वो कहते थे कि एक राज्य के अंदर की बातें आप करो, अंदर जो स्टेट्स होती हैं, नेशंस होते हैं, वो किस तरीके से इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे के। लेकिन कैप्लन कहता है कि आप अंदर की छोड़ो, बाहर की देखो। हम इंटरनेशनल लेवल को बाहर से जोड़ते हैं, हम अंदर से नहीं जोड़ते हैं। भारत के अमेरिका के साथ क्या संबंध है? बाहरी मामला है, आंतरिक मामला नहीं है। जिसने राष्ट्र राज्य को दो प्रतिद्वंदी शिविरों में विभाजित किया। अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवादी था गुट और सोवियत समाजवादी गुट के बीच। तो जो परिणाम निकला, मार्टिन कैप्लान ने एक ध्रुवीय दुनिया के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संचालन की परिकल्पना कर दी। देखो यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर एक जो थिंकर है ना, वो अपनी अलग ही कहानी गढ़ेगा और आपको उस कहानी को याद रखना है। यहाँ पे उसने ध्रुव की बात कर दी, एक सोवियत था, एक सोशलिस्ट, सॉरी यूएसएसआर यानी कैपिटलिस्टिक। अब ये बात करता है वर्ल्ड वॉर के टाइम की, जब बॉलर सिस्टम चल रहा है। तो उसने बोला कि भाई अगर व्यवस्था चलानी है वर्ल्ड की तो दो गुट बने हुए हैं, दोनों गुट हैं, ठीक है, और यही गुट आपके इंटरनल मैटर्स को सुलझाएंगे, आपस में संबंध बनाएंगे, ठीक है, और ये दो गुट ही व्यवस्था सिद्धांत है। तो इसने अपनी अलग बात कर दी। उसके बाद हम जब देखते हैं आगे, तो कैप्लान के 6 अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की है। उसने 6 अलग-अलग तरह के सिद्धांतों की बात की है, ठीक है, वो आप इसमें पढ़ते रहिएगा और आगे हम उन 6 को थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले शक्ति संतुलन की व्यवस्था। देखो ये बंदा वर्ल्ड वॉर के टाइम की बातें करता है, तो हम उससे रिलेटेड ही चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे। शक्ति संतुलन की व्यवस्था ये कहता है कि अगर आपको व्यवस्था सिद्धांत लागू करना है तो शक्ति संतुलन की व्यवस्था लानी पड़ेगी। शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है? भाई तू भी ताकतवर है, मैं भी ताकतवर हूँ, चलो भाई ठीक है, आप दोनों चुप करके बैठ जाओ, क्योंकि अगर तूने मारना तो मुझे भी उतना ही दर्द होगा, इसने मारा तो मुझे भी उतना ही दर्द होगा। ठीक है, तो ये कहता है कि शक्ति संतुलन व्यवस्था सिद्धांत के बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसके अंदर की चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, इन्हें आप लोग पढ़ते रहिएगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। फिर अब बंधन मुक्त द्विध्रुवीय व्यवस्था, यानी कि कोई भी बाउंडेशन ही नहीं है। अब ये व्यवस्था सिद्धांत को इस नजरिए से भी देखता है। शक्ति व्यवस्था के संतुलन के विपरीत बंधन मुक्त द्विध्रुवीय व्यवस्था में शीत युद्ध की अवधि के दौरान विविध करता थे। ठीक है, व्यवस्था की बुनियादी संरचना दो महाशक्तियों के नेतृत्व में थी, ये हम जानते हैं, और दो बड़े प्रतिद्वंदी गुट भी थे, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। ठीक है, विचारधाराओं के संदर्भ में ये दो गुट मौलिक रूप से तो भिन्न थे, लोकतांत्रिक और पूंजीवादी साम्यवाद। दो गुटों के अलावा अन्य कर्ता भी थे, जैसे कि गुटनिरपेक्ष राज्य और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोनों महाशक्तियों ने परमाणु विनाश के खतरे के कारण प्रत्यक्ष युद्ध से परहेज किया। बंधन मुक्त ध्रुवीय व्यवस्था, हमने किसी को बंधन नहीं बना रखा कि आप आओ और जुड़ जाओ। यहाँ बहुत सारे मतलब ध्रुव बने हुए थे, तो वो भी उस टाइम की एक व्यवस्था है। यहाँ व्यवस्था इतनी तरह की है ना, आप
हर एक जो पढ़ेंगे अलग अलग थिंकर्स को, वो आपको अलग अलग तरीके की व्यवस्था ही बताएगा। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो थिंकर जिस टाइम का है उस हिसाब से उसकी व्यवस्थाएं रहती हैं। अब हम वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात कर रहे हैं तो इसकी व्यवस्थाएं भी वर्ल्ड वॉर के दौरान ही रहेंगी। शक्ति संतुलन की बात करता है, ध्रुव ध्रुवीय व्यवस्था की, बाइपोलैरिटी की बात करता है, मजबूत ध्रुव ध्रुवीय व्यवस्था फिर से वही बात करता है, दो गुट होंगे, दोनों की अपनी अपनी व्यवस्था होंगी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी तरीके से व्यवस्था वो चलाएंगे, और यही बात फिर मार्टिन कैप्लान करता है। व्यापक यानी कि सार्वभौमिक व्यवस्था, यूनिवर्सल सिस्टम में क्या होता है कि पहले से ने वन पार्टी, जैसे हम वन पोलर सिस्टम की बात की, फिर टू पोलर सिस्टम की बात की, ठीक है। अभी कहते हैं कि दोनों पोलर सिस्टम ही खत्म कर दो। तो जब ये पोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा, ना तो कोई ध्रुव रहेगा ना कोई कुछ रहेगा, ठीक है, एक ही चीज रहेगी, और वो क्या रहेगी, यूएनओ, ठीक है, जो शांति स्थापित करना चाहती है। तो ये क्या है, ये व्यापक व्यवस्था को कायम करेगी, ये सभी की डेवलपमेंट करेगी, ठीक है, ये अपने अंडर सभी को बुला कर रखेगी, ठीक है, इनके सेशंस होंगे, ठीक है, ये सभी को डेवलप करेगी, मतलब पूरे वर्ल्ड को ना एक रूल से चलाएगी। वो होता है व्यापक व्यवस्था, यानी कि व्यापक तौर पर जब एक ही बंदा सुप्रीम हो। जैसे कि हम भारत में बात करते हैं कि प्रधानमंत्री एक है, अगर हम राज्यों को खत्म कर देते हैं कि राज्य सिस्टम रहेगा ही नहीं, हम पूरे इंडिया को जिलों में बांट देते हैं, राज्यों की सिस्टम ही खत्म कर देते हैं, तो क्या होगा। इसमें प्रधानमंत्री एक रहेगा, सभी डीसीज के साथ वो मीटिंग करेगा, तो डीसी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जिले बढ़ जाएंगे, स्टेट्स खत्म हो जाएंगे, तो एक व्यापक व्यवस्था आ जाएगी, एक ही सुप्रीम बंदा होगा। वो बात यहाँ की गई है। अनुक्रमिक व्यवस्था, यह व्यवस्था ध्रुवीय ध्रुवीय व्यवस्था के दो गुटों में से एक के टूटने से अस्तित्व में आती है। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को एक राजनीतिक अनुक्रम में पुनर्गठित किया जाता है। यहाँ पे समझाने वाला कुछ नहीं है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की बातें हैं कि जब दो ध्रुव थे, खत्म हो गया तो व्यापक व्यवस्था आ गई, लेकिन इस व्यापक व्यवस्था में भी अब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सदस्यता की बात आती है, अनुक्रम की, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ठीक है। अब है इकाई विटो की व्यवस्था। इकाई विटो व्यवस्था वह है जिसमें सभी राज्य एक दूसरे को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, जैसे आज के टाइम की बात करें, लेकिन उन सभी को हमले के परिणाम के बारे में पता है। आप इन्हीं दो लाइनों से कंफर्म कर सकते हैं कि अगर चाइना हम पर अटैक करने की कोशिश करता है तो उसे भी पता है कि भाई भारत के पास भी परमाणु है, पंगा नहीं लेगा, इसीलिए वो छोटे छोटे अटैक्स करवाता है पाकिस्तान से, ठीक है। गलवान घाटी में भी जो रॉयट्स हुए हैं वो क्या थे, वो सिर्फ एक जलावा सा देता है कि देखो हमारे बीच में मत आओ, लेकिन हम भी प्रॉपर उसके सामने खड़े हो जाते हैं तो वो भी टिकता है। वर्ल्ड में सभी कंट्रीज को पता है कि अगर आज के टाइम में हमने किसी के साथ भी युद्ध करने की कोशिश की तो उसका अस्तित्व खत्म होगा होगा, साथ में हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए कोई पंगा नहीं लेता। तो इकाई विटो व्यवस्था वही है। तो ये मार्टिन कैप्लान की कुछ विशेषताएं थी व्यवस्था सिद्धांत की। अब हम बात करते हैं केंथ वोल्टेज के बारे में। केंथ वोल्टेज जो कि नव यथार्थ या संरचनात्मक यथार्थवाद के संस्थापक जनक हैं, ने आईआर के लिए सिस्टम दृष्टिकोण की उन्नति में बहुत योगदान दिया। अपनी 1954 की एक पुस्तक थी उनकी, जिसका नाम एक तो मैन है और दूसरी है द स्टेट एंड वॉर थियोरेटिकल एनालिसिस में वॉल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 3 स्तरों के विश्लेषण प्रस्तुत किए हैं। क्रमशः मनुष्य को एक स्वार्थी प्रकृति और राज्यों और संस्थाओं का व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का दबाव, इन 3 चीज़ों पे वो बात करते हैं। अब स्वार्थी प्रकृति है, ये तो हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड में देख चुके हैं, ठीक है। राज्य और संस्थाओं का व्यवहार क्या है, यहाँ पर वर्ल्ड में किस तरीके का व्यवहार चल रहा था वो आप जानते हो वर्ल्ड वॉर के दौरान। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का दबाव, ये आज भी था, पहले भी है। आगे हम इसकी विशेषताओं पर बात करते हैं, जो इसके अंदर जो मेन मेन चीज़ें हैं, इसकी क्या बुक है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आप अपनी एक बुक में अलग से नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना। अब वॉल्टिस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इसकी संरचना और इसकी अंतर्क्रियात्मक जो इकाइयां हैं राष्ट्र राज्यों से बनी है, और उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना 3 तत्वों से बनी है। राष्ट्र राज्य मतलब कहता है कि जो वर्ल्ड है ना वो राज्यों से बना हुआ है, वो राज्यों का एक समूह है। तो ये तो हम भी मानते हैं कि हम वर्ल्ड को स्टेट से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। इंडिया में अलग बात है कि हम पूरे राष्ट्र को हम नेशन बोलते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल की थ्योरिकल जो टर्म्स हैं उनके हिसाब से चलोगे तो वर्ल्ड को सिर्फ स्टेट से ही डिनोट किया जाता है, नेशन नेशन सिस्टम तो बाद में आया था। तो 3 तत्वों की वहाँ यहाँ वो बात कर रहा है। सबसे पहले क्रमिक सिद्धांत, इकाइयों का कार्य और क्षमताओं का वितरण। संरचना का जो पहला तत्व है ना, इसका क्रमिक सिद्धांत है, और वोल्टेज के अनुसार यह अराजकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रमिक सिद्धांत ये होता है, तभी वो अराजकता की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बंदा जो सुप्रीम है वो तो फिर सबको दबाएगा, और जो जूनियर है वो कहेगा मैं क्यों दबू भी, मैं भी रोइट कर सकता हूँ, मैं भी इक्वल हूँ तुम्हारे से, ठीक है, तो मैं भी पावरफुल, मैं भी लड़ूंगा और मैं भी सुप्रीम बनूंगा। वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट और सेकंड हुई वो किस वजह से हुई है, इस वजह से हुई थी,
ईगो की वजह से हुई थी, सोच थी कि मुझे आगे निकलना है सबसे। तो जो क्रमिक सिद्धांत होता है ना, ये पदानुक्रम की बात करते हैं, ये बात करते हैं 1 2 3 जो सिस्टम बना रखा हमने, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए विश्व सरकार की अनुपस्थिति के कारण पैदा होता है, ठीक है। एक विश्व सरकार की अनुपस्थिति, विश्व सरकार का मतलब यहाँ पर होता है यूएनओ में एक स्व सहायता व्यवस्था के अलावा राष्ट्र राज्यों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। उस टाइम तो नहीं था, ये भी उसी टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो संरचना का जो तीसरा गुण है वो बताता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इकाइयों के बीच क्षमताओं का वितरण है। भौतिक क्षमताएं मुख्य रूप से सैन्य हथियार और जनशक्ति है, और सैन्य संसाधनों की वृद्धि का समर्थन करने वाले आर्थिक संसाधनों के अलावा भौतिक क्षमता के रूप में भी माना जाता है। निशस्त्रीकरण की हम बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या चल रहा था, जितना हो सके ग्रैब कर लो। सबको डाउट था सबके ऊपर कि यार वो भी परमाणु बना रहा है, ये भी परमाणु बना रहा है, वो भी परमाणु बना रहा है। तो अंदर ही अंदर सब परमाणु बना रहे थे। पाकिस्तान भी अंदर ही अंदर परमाणु बना रहा था उस टाइम, जब भारत को भी मिल गया था, क्योंकि डर था मेरा पड़ोसी देश है, अगर मैंने पंगा ले लिया तो मुझ पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो बोलता है कि जो तीसरा गुण है ना, वो क्षमताओं के वितरण की बात करता है, भौतिक क्षमताओं की, जिसमें हम सैन्य हथियार की बात करते हैं और जनशक्ति यानी कि मिलिट्री सेक्शन की बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है नियामक शक्ति के रूप में भौतिक क्षमताओं का वितरण। देखो, बाजार में अदृश्य हाथ की तरह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना भौतिक क्षमताओं के वितरण के माध्यम से राष्ट्र राज्यों के व्यवहारों को नियंत्रण करती है। मैं यहाँ पर आपको एक ना कोर एग्जांपल देना चाहूँगा। ये टोटली इकोनॉमिक बेस्ड बात करते हैं कि आप लोगों को पता है कि जो राष्ट्र सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है उसके साथ हर कोई बनाकर रखना चाहता है। उसकी ना चाहते हुए भी हम कोई बहुत सारी बातों को मानते हैं। एक टाइम था जब भारत आज़ाद होकर डेवलप करना चाह रहा था, तो हमने भी उसके साथ चाइना के साथ हाथ बढ़ाया था। चाइना का सामान इंडिया में भी आया था क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत बड़ी थी, ठीक है। और जब हम बात करते हैं अमेरिका के साथ, तो हमने अमेरिका के साथ भी रिलेशंस बनाए थे, इसलिए ताकि हम आने वाले टाइम में अपने आप को डेवलप कर सकें, ताकि वो वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से हमें लोन दिलवा के हम अपनी उन बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें जो हम लोगों को देना चाहते हैं। तो ये क्या था, पैसा, भौतिक क्षमता, नियामक शक्ति के रूप में भौतिक क्षमताओं। वो कहना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम था कि एक राज्य पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता था, ठीक है। और नॉर्मल सी बात है, अभी अगर आपको पता है कि कोई आपका फ्रेंड है, वो एमएलए का बेटा है या एमपी का बेटा है, कैबिनेट का मिनिस्टर है उसका बेटा है, तो भाई नॉर्मल सी बात है, आप लोग तो उसे बना के रखोगे ना, तोड़ोगे तो नहीं। वही बात यहाँ पर बताई गई है। जब आप इसे पढ़ोगे तो टेक्निकल टर्म्स आपको भी क्लियर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्वायत्तता, वॉल्टस के नव यथार्थवाद के प्रमुख योगदान में से एक निम्न राजनीति और उच्च राजनीति के बीच कड़ी है। राष्ट्रीय या स्थानीय महत्व के सभी मुद्दे निम्न राष्ट्र राजनीति के दायरे में आते हैं। उदाहरण के लिए बेरोजगार, मुद्रास्फीति, पर्यावरण के मुद्दे, मानवाधिकार आदि निम्न राजनीति का हिस्सा हैं। उच्च राजनीति के मुद्दे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि युद्ध, रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति। वोल्टेज के अनुसार निम्न राजनीति अंतर्राष्ट्रीय नीति को प्रभावित नहीं करती, वो हर राज्य में पड़ी रहती है, ठीक है। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं ना, तो उसमें उच्च राजनीति के जो तत्व होते हैं ना, वो काफी प्रभावित करते हैं। हर राष्ट्र अपनी सुरक्षा को लेके बड़ा कंसर्न रहता है, ठीक है। वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर उसका ज़्यादा ही बड़ा एरिया है तो बॉर्डर ज़्यादा होंगे, ठीक है। दूसरे नेशन के साथ उसको बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हो जाता है। इंडिया की हम एग्जांपल लेके चले तो हमारा कितना बड़ा एरिया है, इस तरफ हमने वो रख रखा है, अपना एलओसी है, इस तरफ हमारे पास अरुणाचल और चीन का एरिया है, ठीक है। नेपाल के साथ हमारे बॉर्डर्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्वायत्तता की यहाँ बात की जाती है, तो वोल्टेज दो सिस्टम स्पेस को डिवाइड कर देते हैं, राष्ट्र के मुद्दे, सॉरी उच्च राजनीति और निम्न राजनीति। निम्न राजनीति के तो वो कहते हैं कि सारे जगह चलते रहते हैं, बेरोजगारी है, पर्यावरण के मुद्दे हैं, मानवाधिकार के मुद्दे आ जाते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से रिलेटेड, तो वहाँ उच्च राजनीति के जो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे कि युद्ध की बात आती है, रक्षा की बात आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, ये मुद्दे काफी हायरली एक्टिव हो जाते हैं। और जब इनको हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते तो वो अराजकता बन जाती है, तब वहाँ व्यवस्था सिद्धांत अलग रूप से लागू होते हैं। तो वोल्टेज बता रहे हैं, हर बंदा अलग बताएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तब आपको जाके क्लियर होगा। अब बात करते हैं कोहेन और नाय की।
रॉबर्ट ओ कोहेन और जोसेफ की कृतियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नव उदारवाद की समझ को स्थापित किया। देखो यहाँ पर हमेशा एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई है, हर बंदा किसी न किसी आइडियोलॉजी को फोकस करता है, तो आइडियोलॉजी अगर आपको क्लियर होगी तो आपको पता लग जाएगा ये बंदा क्या आप कहना चाह रहे हैं। ये उदारवाद के बाद की बात करता है, नव उदारवाद की, ठीक है, जहां पर कुछ इंटरफेरेंस की बात करते हैं गवर्नमेंट। तो उसकी जो संयुक्त पुस्तक थी ना, जॉइंट उन्होंने एक बुक लिखी थी, पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन 1977 और 2001। उन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से जांचने के लिए सबसे शुरुआती कार्यों में से एक है, जिन्हें बाद में वैश्वीकरण के रूप में जाना जाने लगा। आप इसको आगे पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें हम मेन कोर पे जाते हैं कि कोहेन अपने व्यवस्थित सिद्धांत में किस चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो इनकी बुक है, जो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, और लोगों की भी बुक्स हैं, उनको याद रखिएगा और उनको बुक्स और साथ ही साथ एग्जाम्स में ज़रूर मेंशन करके आइएगा। कोहेन और नायन ने एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में नव उदारवाद का विकास किया था, जो बताता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्र राज्यों के बीच पारस्परिक निर्भरता की सुविधा प्रदान करते हैं और राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को नियमित करती है। अब यहाँ पर बात आती है निर्भरता की। ये कहते हैं नव उदारवादी। पहले तो क्वेश्चन आपको ये याद रखना चाहिए कि कोहेन और नायन व्यवस्था सिद्धांत में तो हैं, नव उदारवादी है, इन्होंने निर्भरता सिद्धांत की बात की। निर्भरता सिद्धांत का मतलब, जैसे मैंने अभी वोल्टेज के बारे में आपको बताया था, कि वो लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक बेस्ड पूरा वर्ल्ड चलता है, इकोनॉमी पे बेस्ड है, जो ज़्यादा ताकतवर होगा इकोनॉमिकली उसके पास सभी जाके हाथ मिला लेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति जब भी चुना जाता है ना, वर्ल्ड के सारे नेशन के ध्यान उस पर चला जाता है कि कौन बनेगा। अगर पुतिन दोबारा आगे, सॉरी पुतिन बोलो, अगर बाइडन आए तो वही चाइना के साथ उसके अच्छे रिलेशन इंडिया के साथ तो नहीं होंगे, ठीक है। अगर वो आ गया, दोबारा से ट्रम्प आ गए, तो भाई ट्रम्प चाइना के साथ तो अच्छा नहीं है, हमारे साथ तो अच्छा है। तो ये निर्भरता की बातें आ जाती हैं। हम आपको भी पता है कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी पटती है, हमारी सोच उनके साथ मिलती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी अच्छी नहीं बनती। तो हम उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन भी करते हैं ना, कि यार अगर आज ये मॉनिटर बन गया तो मेरे को तो भाई तो बच जाऊंगा मैं, अगर ये मॉनिटर बना तो मेरी तो बहुत मार लगाए, मेरी इसके साथ बनती नहीं है। अगर मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करूँ या अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करूँ, तो कोई ना कोई पार्टी का कोई ना कोई चहेता नेता लोगों का खास होता ही है। अगर आपको देखो, आपके लोकल एरिया के मान लो, अगर आपका लोकल एरिया जो भी है, वहाँ का जो भी एमएलए जिस मर्जी पार्टी का हो, अगर वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है, तो नॉर्मल सी बात है कि आपके एरिया की डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे आप? कहने का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि निर्भरता सिद्धांत में वो अपने आप पे डिपेंड करवा लेते हैं। जो ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो डिपेंड करवा लेती है अपने ऊपर, कि ठीक है आप मेरे साथ जुड़ के रहिए, मैं आपको पैसा दूँगा, ठीक है, अब आपकी डेवलपमेंट होगी। तो जब जब तक हम उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, डिपेंड का मतलब तो ये तो नहीं है ना, अरे आज पैसा दिया कल हम डेवलप कर गए, तो वो तो 10, 30, 40, 50 साल तक वो अपने ऊपर डिपेंड रखेगा। इससे उस बंदे को मजबूती मिलती जाएगी, और जो लोअर वाले हैं वो थोड़े-थोड़े डेवलप करेंगे। ठीक है, तो निर्भरता सिद्धांत इसकी बात करता है। ठीक है, तो कोहेन और नायन ने व्यवस्था सिद्धांत को निर्भरता के ऊपर डिपेंड बताया है। WHO क्या है, यूएनओ क्या है, आईएमएफ क्या है, हाँ पूरा वर्ल्ड इन पे डिपेंड है। लोन्स देती है वो डेवलपमेंट के नाम पर। हम तो सोचते भी वो डेवलप कर रही है हमारा, लेकिन हमें वो आदी बना रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड की कुछ ही कंट्रीज के पास बहुत अच्छा है जो इनको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, कोहेन और नायन ने भी कुछ व्यवस्था सिद्धांत के बारे में बताया। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना की वो जब बात करते हैं, तो कोहेन और नायन के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एकमात्र केंद्रकर्ता नहीं होते, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के दायरों का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और गैर राज्यकर्ताओं को अपने घटकों में शामिल करके करते हैं। वो कहते हैं कि जो यूएन है ना, वो अकेली अमेरिका से नहीं चल सकती। उसमें जितने भी कंट्रीज का जो डोनेशन आता है ना, तभी यूएनओ चलती है। इस बात वो ये बता रहा है कि वर्ल्ड में सिर्फ अगर हम कहें कि यूएस से ज़्यादा पावरफुल है तो ये गलत होगी। आज रशिया भी पावरफुल है, दुबई भी पावरफुल है, इंडिया भी पावरफुल है, चाइना भी पावरफुल है। ठीक है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना इस बात पर करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्वरूप की बात करते हैं। कोहेन और नाय ने नव यथार्थवादियों के साथ इस विश्वास को साझा किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राकृतिक अराजक है। ठीक है, और वे एक ऐसा योग बनाते हैं कि अन्योन्य शत्रुता भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की एक संरचनात्मक विशेषता है। दूसरे शब्दों में, कोहेन और नाय दोनों का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक ही समय में अराजकता और अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित मतलब निर्भरता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस अर्थ पर अराजकता है कि संप्रभुत्व राष्ट्र राज्यों
के ऊपर कोई विश्व सरकार नहीं है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्वरूप की बात करते हैं जब जब वर्ल्ड में संघर्ष चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप डिस्कस करते रहिए किसी के अंदर, तो आपको क्लियर ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नियामक शक्ति के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नियामक शक्ति, कोहेन और नाय का सुझाव है कि संस्थान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नियामक शक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। संस्थान ऐसे मानदंड बनाते हैं जो राष्ट्र राज्यों में बाध्यकारी होते हैं और राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पैटर्न को बदलते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर अगर आप डब्ल्यूटीओ ले लो या आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ले लो या आप यूएनओ को ले लो, तो बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं कि जो हमें मानने पड़ते हैं उनके, क्योंकि हम उनके मेंबर्स हैं। ठीक है, जब हमें पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ नहीं दिख रही थी भी क्या होगा क्या नहीं होगा, तब सबसे पहले हमने इसी चीज़ को डिसाइड किया था कि हम अब प्रॉपर रूप से इसको कंप्लीट करेंगे, प्रॉपर रूप से मानेंगे इनके रूल्स रेगुलेशन को, क्योंकि वर्ल्ड में अराजकता फैल चुकी थी। तो वो यहाँ कहना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नियामक शक्ति जो होती है ना, वो पूरी व्यवस्था को चलाती है। अब यहाँ पर आप यूएनओ को ले लो, यहाँ पर आप डब्ल्यूटीओ को ले लो, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, अलग अलग तरह के सिस्टम चल रहे हैं, उनकी बात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियामक शक्ति के रूप में वो करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अलेक्जेंडर वैट का व्यवस्था सिद्धांत। अलेक्जेंडर वैट्स द्वारा स्थापित संरचनात्मक रचनावाद उनके व्यवस्था उपागम के लिए जाना जाता है। अब आईआर सिद्धांत के रूप में रचनावाद का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक सामाजिक निर्मित है। यह सैन्य क्षमताओं और आर्थिक संसाधनों जैसे कि भौतिक कारकों के बजाय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण में सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य, यहाँ पर देखो उन्होंने टोटली डिफरेंट बात कर दी। वो कहते हैं कि भौतिक कारक नहीं होंगे, इकोनॉमिक कारक नहीं होंगे। हम ऊपर पढ़ते आए थे कि सभी ने इकोनॉमी पे जोर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला इकोनॉमिक बेस्ड ही पूरा वर्ल्ड सिस्टम चल रहा है, होना भी चाहिए, चलेगा, किस किस तरह की विशेषताएं उन्होंने बताई। अभी कहते हैं ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी। अब आएंगी सांस्कृतिक सामाजिक मूल्य, पहचान, मान्यता, नियम, भाषा, ये लोकल लेवल की बातें करता है। ठीक है, तो इस बंदे को आप खास से ध्यान रखिए, बहुत डिफरेंट तरह की बात करें। अलेक्जेंडर वेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना। अब ये बोलता है कि नव यथार्थवाद और नव उदारवाद की तरह अलेक्जेंडर वेंटट का संरचनात्मक रचनावाद यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इसकी रचना और राष्ट्र राज्यों से बनी है। ठीक है, और वो कहता है कि वेंडेंट संरचना के तत्वों पर नव यथार्थवाद और नव उदारवाद से भिन्न मत रखते हैं। कंप्लीटली वो बात जो कर रहा है वो करता है सामाजिक संबंध, सामाजिक व्यवहार, मतलब वो लोकल लेवल की बात कर रहा है। वो कहता है कि जो लोकल चीज़ें होती है ना, वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है ना, वो राष्ट्र राज्यों से बनी है, मान लिया, लेकिन उसमें संस्कृति का भी बड़ा मेन योगदान है, सामाजिक मूल्यों का भी योगदान है, पहचान और मान्यता होती है, भाषा होती है, सांकेतिकार, इन सब चीज़ों की वो बात इसमें कर रहे हैं। इसको आप आगे पढ़ सकते हैं। नियामक और आवश्यक शक्ति के रूप में विचारशील कारक, उदाहरण के लिए लोकतंत्र के रूप में एक राष्ट्र राज्य की पहचान यह बताती है कि इसे दुनिया भर में मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खड़ा होना चाहिए। आवश्यक कारक राष्ट्र राज्यों के हितों को गठन करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वैचारिक कारक राष्ट्र राज्यों के हितों का गठन करते हैं। नियामक और आवश्यक शक्ति के रूप में विचारशील कारक, ये ज़्यादा समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप इसे पढ़ लीजिए और एज इट इज इसको लिख दीजिएगा। इमैनुअल वालस्ट्रीन का व्यवस्था उपागम। इमैनुअल वालस्ट्रीन के व्यवस्था उपागम, जिसे विश्व व्यवस्था उपागम के रूप में जाना जाता है, निर्भरता सिद्धांत का व्यापक संस्करण है। अब देखो वालस्टीन ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम वॉल्यूम, ठीक है, जो ये है कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चर, ठीक है, द यूरोपियन वर्ल्ड इकोनॉमिक है, ठीक है, द कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड इकोनॉमिक है, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम है। इनको आप याद रखेंगे, कोई 3 या 4 बुक्स जिन्हें आप पढ़ सकते हैं उनको आप याद रखिए। अब जो वॉलस्टीन है उसकी व्यवस्था के अलग ही विशेषता है। जैसे आधुनिक विश्व व्यवस्था की संरचना की सबसे पहले वो बात करते हैं। वो कहता है कि वॉलस्टीन के अनुसार आधुनिक विश्व व्यवस्था के प्रमुख घटक आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्र राज्य, सामाजिक वर्ग और स्थिति समूह है। इसे सभी को मिक्स कर दिया। तो ये बंदा आप याद रखिएगा कि पहले दो तो बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र की, तीसरा बंदा बात करता है सांस्कृतिक क्षेत्र की, सामाजिक मूल्यों की, चौथा बंदा जो आया है जो आपका ये है इमैनुअल, इमैनुअल ने सारों को ही मिक्स कर दिया। वो कहता है आर्थिक भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र राज्य भी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक वर्ग भी इंपॉर्टेंट है और सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट है। किस सिचुएशन भी, यानी कि आपका भौगोलिक एरिया किस तरीके का है। ठीक है, इन्हें आप देख सकते हो जो भी इनमें बताया गया है टेक्निकल टर्म्स को।
आधुनिक विश्व व्यवस्था का स्वरूप की बात करते हैं। वॉलस्टीन के अनुसार आधुनिक विश्व व्यवस्था पूंजीवादी है और इस व्यवस्था के तहत आर्थिक शक्ति उन लोगों के हाथों में रहती है जो उत्पादन के साधन के मालिक हैं। फिर से मैं इकोनॉमिक सेक्शन की बात आ रही है, मैं इसको ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगा यहाँ पर। आधुनिक विश्व व्यवस्था में नियामक शक्ति, कोई ना कोई नियामक शक्ति होनी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड सिस्टम को चलाए। अब आधुनिक समय में कौन है? आईएमएफ है, यूएनओ है, ठीक है, यही तो है सभी जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है आज के टाइम में। ठीक है, तो इसका कुछ समझाने वाला नहीं था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो है निर्भरता सिद्धांत। देखिए, निर्भरता सिद्धांत का मतलब ये होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1950 के दशक के दौरान लैटिन अमेरिका में निर्भरता का सिद्धांत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के उदारवादी सिद्धांत के आलोचक के रूप में उभरा था। इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि निर्भरता सिद्धांत का मतलब ये होता है कि सिद्धांत जब एक जगह ना रुक कर सब जगह फैल जाता है, वो तो सिद्धांत होंगे जिसे सब मानते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं निर्भरता की, तो निर्भरता का मतलब होता है डिपेंडेंस करना, डिपेंडेंसी होना। आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, उनको उनसे आप खर्चा चाहिए, अभी फीस चाहिए, घूमने फिरने जाना तो पैसे चाहिए, कपड़ों के लिए पैसे चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, हर चीज़ के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी थ्योरी तो ये है। अब जो ये चीज़ें हैं कि मध्य संस्करण इसमें मतलब स्टार्टिंग टाइम में वो कैसा था, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों में से आप बेसिक बेसिक चीज़ों को पढ़ सकते हैं कि जैसे कि अतिवादी निर्भरता का सिद्धांत मार्क्स और लेनिन के रिलेटेड है। ठीक है, बेसिकली जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो निर्भरता सिद्धांत है वो विश्व व्यवस्था में इस चीज़ को बताता है कि वर्ल्ड में अब एक नया सिस्टम चल चुका है। नया सिस्टम ये है कि इसमें जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया जैसे, चाइना है, ये अब अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आज आप देखोगे कि हम चाइना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उनके ऊपर कितना डिपेंड हो चुके हैं, है ना? तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी है कि इसको अपने आप पे इतना डिपेंड कर लो कि आपके बिना रह भी ना पाए, और फिर उसकी पॉलिटिक्स में उसके नेशन पर नियंत्रण कर लो और उस पे अपने डिसीजन लागू करवाओ और अपने एरिया को एक्सपैंड करो। ये चाइना की पॉलिसी है। अमेरिका क्या कहता है, मैं कैपिटलिस्टिक हूँ, बढ़ाओ कैपिटलिस्टिक सोच को, बढ़ाओ, बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो। तो वो क्या करता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी कंट्रीज जो ऑर्गेनाइजेशन उनको कंट्रोल करता है, उनसे वो लोन्स को इसी हिसाब से इशू करवाता है कि यार ये मेरा फेवरेट बंदा है, इसको तो आप इशू कर दो, कोई प्रॉब्लम ना करो, और दूसरों को लटका देते हैं। ठीक है, ये चीज़ चलती है। निर्भरता सिद्धांत की अवधारणाएं क्या हैं? कोर परिधि और अंतर परिधि। कोर परिधि होता है मेन, यानी कि चाइना, अमेरिका जैसे लोग, और जो परिधि वाले होते हैं यानी कि जो डिपेंड हैं उन पे, और ये है तीसरी दुनिया के लोग। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये इन पे डिपेंड होंगे, ये इन दोनों पे डिपेंड होंगे। यहाँ पर उसी की बात की गई है। उदारवादियों की आलोचना। अब उदारवादी अपने तरीके से इसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, नव उदारवादी अपने तरीके से आलोचना करते हैं। तो इन आलोचनाओं पे समझाने वाला कुछ भी नहीं है, ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा इसमें कौन किस तरीके की बात कर रहा है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत की भी आलोचना होती है, क्योंकि आधुनिकीकरण देखिए, अगर मार्क्सवाद के हिसाब से सोचा जाए तो मार्क्सिज्म बोलता है कि ये तो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। नव उदारवादी बोलते हैं कि अगर आप आधुनिकीकरण करना चाहते हो तो आधुनिकीकरण के साथ साथ लोगों के आप राइट्स दो, लेकिन उन पर कंट्रोल करके भी रखो। लेकिन उदारवाद कहता है कंट्रोल मत करो। अविकसितता का सिद्धांत। अविकसितता का सिद्धांत एक धारणा है जो आंद्रे गॉडसन फ्रैंक द्वारा परिधि राज्यों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को कोर पर उसकी निर्भरता के परिणाम स्वरूप निरूपित किया था। विकसित राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र इस पे डिपेंड हो रहे हैं कि चलो यार तुम हमें अपना प्रोडक्ट दे दो, हम भी डेवलप कर सकें। नव उदारवाद वैश्विक निर्भरता सिद्धांत के संस्थापक के रूप में है। नव उदारवाद के बारे में आपको पहले जो पीछे हमने थिंकर के बारे में पढ़ा था, उसने कई आईएमएफ के बारे में बात की थी, वर्ल्ड बैंक की बात की थी, यूएनओ की बात की थी, वही चीज़ें इसमें भी डिस्क्राइब की गई हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो डिपेंडेंसी थ्योरी, ये आपको खत्म होता है। इस चीज़ को आप एक तो बार रीड आउट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जिससे आपको बहुत सारी हेल्प भी मिल सकती है। अदरवाइज मैं दोबारा से इस पे कोई लेक्चर बना सकता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।